प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका पंकज सर। आज हम आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बताएंगे जो क्लास 10 के 2024 के बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसा कि बोर्ड पे देख रहे होंगे आप लोग, पहला नंबर क्वेश्चन है वास्तविक संख्या का। यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 192 के अभाज्य गुणनखंड, कोई भी संख्या का जब आपको अभाज्य गुणनखंड बोला जाए तो आप अभाज्य गुणनखंड इस टाइप से निकालिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे 2 से लगा करके, क्योंकि काय स्थान पर सम संख्या है तो 2 से लगेगा। से 2 नंबर 18 होगा। 19 में से 18 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 पर 2 12 हो जाएगा, 2 छक 12। फिर देखिए 2 चौके 8, फिर 9 में से 8 गया, 1 2 8 से 16 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6। तो यहाँ पे आ गया आपका से 192 मीन्स 192 का अभाज्य गुणनखंड। ये साइड में जितना संख्या आया है इस सबको गुना करके लिखेंगे। तो 3 को 2 4 2 4 में 2 है नहीं, 2 2 4 2 6 को 2 है, 6 को 2 और 1 को 3 है। तो इस टाइप से अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है अभाज्य संख्या, कोई भी बड़ी संख्या उसको तोड़ के अभाज्य संख्याओं को गुना के रूप में लिखना। देखिए अभी इसमें इसको तोड़ने के बाद जितना गुना के रूप में लिखे हैं ये सब अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिखना। तो इसमें हमें देखना है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो आप देखिए 2 कितना बार है, तो 2 हम लोग देख रहे हैं तो 6 बार है। तो 2 के 2 कोई संख्या को जैसे मान लीजिए 1 को हम 2 बार लिखते हैं तो 1 की पावर 2 लिखते हैं, 1 को 3 बार गुना करते हैं तो 1 की पावर 3 देते हैं। उसी प्रकार से अगर 2 6 बार है तो 2 की पावर 6 देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा में 3 है तो 3 अकेले रह जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो 2 का घातांक, तो ऊपर वाला घात होता है, नीचे वाला आधार होता है। तो हम देखेंगे 2 का घात मतलब 2 का मैक्सिमम घात कितना है, तो 2 का घात 6 हुआ, 6। तो 2 का घात मतलब हम बोल सकते हैं 2 का घातांक हो जाएगा 6, 2 का घातांक 6 हो जाएगा। तो 6 वाला में टिक कर लेंगे। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में 2 था, बी नंबर ऑप्शन में 3 था, सी नंबर ऑप्शन में 6 था, डी नंबर ऑप्शन में 5। तो 6 आंसर आया, 6 पे टिक कर लिया। फिर सेम प्रोसेस टाइप का क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। जब भी आपको कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड बोला जाए तो हमें जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या के अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। मतलब उसको इस टाइप से छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ना है, जो जितना गुना के रूप में लिखेंगे सब के सब अभाज्य संख्या आना चाहिए। जैसे हम यहाँ से शुरू करते, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग का 2 है, तो यहाँ से 2 से शुरू करेंगे। देखते हैं यहाँ पे गाय सम संख्या है इसलिए 2 से लगेगा, हम 2 से लगा रहे हैं। 2 7 14, 15 में से 14 गया, 1 पर 6 16 होगा, तो 2 8 16। फिर 2 तिया 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 पर 8 18, 2 नंबर 18 हुआ। फिर अब 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई का 2 से तभी लगता है जब इकाई स्थान पे कोई सम संख्या हो, तभी 2 से लगेगा। अब इकाई स्थान पे सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं लगेगा। यहाँ पे 3 से लगेगा, फिर 40 लगता है। तो देखिए सिंस 156 इज इक्वल टू क्या क्या आ रहा है इसमें, 2 को 2 2 और 1 3 1 13। यहाँ पे बोला जा रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो आप देखिए 2 कितना बार है, तो 2 बार है। हम अभी जस्ट बोले थे थोड़ा देर पहले, किसी संख्या के को जितना बार गुना के रूप में लिखेगा उस संख्या के पावर उतना होता है। और इसके पावर ये 1 ही बार है, जो संख्या 1 बार है उसके पावर नहीं पूछा तो 1 है। अभी हमें 2 का घातांक लिखना है, तो 2 के पावर क्या है, ऊपर में क्या लिखा हुआ, ये होता है आधार, नीचे वाला आधार होता है, नीचे वाला आधार होता है और ऊपर वाला घात होता है। ऊपर वाला घात इसी को पावर कहा जाता है। तो हमें 2 का घातांक लिखना है, तो देयरफॉर 2 का घातांक हो जाएगा आपका 2 का घातांक, 2 के घातांक कितना है, 2 है, 2 का घातांक 2। इस टाइप से हम देखेंगे ऑप्शन कौन ऑप्शन में 2 है, तो ए नंबर ऑप्शन में 2 था, हम 2 मार दिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अभी हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपर्णीय संख्या नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इसमें बच्चा जल्दीबाजी में गलती कर देगा।
अब जल्दीबाजी में गलती कहाँ होगा, यहाँ तक पढ़ लेगा अपर में संख्या, नहीं वाला वर्ड को नहीं पढ़ पाएगा, बस अपर में संख्या वाला मार देगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में कौन अपर में संख्या नहीं है। नहीं है मतलब अपर में नहीं खोजना है। अगर ये नहीं वर्ड को नहीं देखेगा तो आप लोग अपर में खोज के टिक मार दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे दिया गया अपर में संख्या नहीं है मतलब मुझे पर में खोजना है। कोई भी संख्या अगर अपर में नहीं है तो वो संख्या पर में होगा, तो पर में संख्या खोजना है। हम लोग सब जानते हैं जो अगर कोई पर में संख्या में अपर में संख्या जोड़ते हैं तो वो ऑलवेज अपर में संख्या होता है। कोई भी संख्या को अगर पर में और पर में को देखना है कैसे समझेंगे, जो कोई पर में है कोई अपर में है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर रूट दिखा और वह संख्या रूट से नहीं निकलने वाला है, लगता है जो रूट से नहीं निकल रहा, तो वो अपर में संख्या होगा। और रूट है अगर वो रूट से निकल जा रहा है तो पर में संख्या होगा। अगर दशमलव में कोई संख्या कोई सीरीज भी नहीं बन रहा है, बार बार चलते जा रहा है अनंत तक, तो वो भी एक अपर में का रूप होता है। लेकिन अभी हम लोग बस रूट को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए परिमेय प्लस अपरिमेय हुआ, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ करिए, घटाव करिए, गुना करिए, भाग करिए, हमेशा अपरिमेय होता है। अगर एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय है तब जोड़ घटाव गुना भाग कुछ करिए, आंसर हमेशा अपरिमेय होगा। एक अगर दोनों में से कोई एक अपरिमेय है तो आंसर अपरिमेय ही होगा। तो परिमेय प्लस अपरिमेय ये हो गया अपरिमेय, तो ये नहीं होगा क्योंकि मुझे अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है खोजना है, तो ये तो अपरिमेय है। अभी देखिए परिमेय माइनस अपरिमेय, अभी जस्ट हमने बोले हैं जो दो संख्या एक परिमेय है एक अपरिमेय है, उसका जोड़ करिए, घटाव करिए, गुना करिए, भाग करिए, तो हमेशा आंसर अपरिमेय होता है। तो ये भी अपरिमेय है, लेकिन मुझे खोजना अपरिमेय नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए अपरिमेय बट्टा अपरिमेय, तो अपरिमेय बट्टा अपरिमेय में देखिए क्या ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला। बहुत कुछ करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5, फिर भी ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो ये अपरिमेय है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसको देखिए, अगर देखिए होता क्या है, अगर रूट में ए है और बट्टी में रूट में बी है, तो इसे होल का रूट ए बट्टा बी लिख सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से इसे भी तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर 12/3 लिख सकते हैं, तो इसे 3 चौके 12 काट सकते हैं। अब ये देखिए 3 चौके 12 काटे तो ये क्या हो गया, रूट में 4 हो गया। इस रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। हम लोग सब जानते हैं रूट में 2 में से एगो बाहर निकल जाता है, तो रूट में 2 है तो एगो 2 बाहर निकल गया। क्या यहाँ पे रूट दिख रहा है? रूट नहीं दिख रहा है, मतलब ये परिमेय हो गया। हमें खोजना क्या था, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये परिमेय हो गया तो ये अपरिमेय नहीं होगा, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें क्लियर बोला गया परिमेय संख्या। थोड़ा देखिए कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना चाहिए। और ऊपर वाला इस टाइप का क्वेश्चन को अगर थोड़ा भी जल्दीबाजी में पढ़ेगा तो गलत कर दीजिएगा, आप लोग अपने खुद के टिक मार दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं वर्ड है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या हाँ, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या हाँ, तो परिमेय संख्या खोजना, हमें रूट हटाना है। हम देखते हैं आगे बढ़ा करके किसमें से रूट रह जाता है। देखिए 64 और 36 को जोड़ते हैं तो 100 हो रहा है। 100 को तो हम लोग सब जानते हैं, जो 10 गुना 10 है कि 100 होता है, तो ये 10 में से एगो 10 बाहर निकल गया, 2 10 में से, तो जब भी कोई संख्या रूट में है और वो रूट से बाहर निकल गया मतलब वो परिमेय संख्या है। मुझे खोजना था परिमेय संख्या, लेकिन हम आगे भी ट्राई कर लेते हैं। आप लोग बोलेगा क्या आगे भी तो हो सकता था। देखिए 25 और 25 को जोड़ते हैं तो 50 हो जाता है, और इसे अगर हम तोड़ना चाहेंगे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 25 गुने 2, तो 25 दूनी 50, 2 को 5 में से एगो 5 को निकल जाएगा। देखिए ये 2 का जोड़ा नहीं है तो रूटे में रह जाएगा, तो पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकला। तो जब कोई संख्या पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकलता है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होता है, ये नहीं होगा। अब इसे भी हम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए 49 और 49 98 होगा। 98 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 7, 7 49 और 2 98, तो 2 को 7 में से एगो 7 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 तो अकेला है तो रूट में 2 रह जाएगा। तो देखिए जब भी रूट पूर्णतः नहीं हट रहा है मतलब वो अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। आप इसे बोलिएगा सर इसे भी ट्राई किया जाए, 36 36 72, इसको लिख सकते हैं
छछा के 36 और दूनी 72, 2 को 6 में से 1 6 बाहर निकल जाएगा, रूट में 2 बचेगा। फिर भी यहाँ पे पूर्णतः रूट नहीं हटा, जब ये पूर्णतः रूट नहीं हटेगा तो वो परमेय नहीं होगा, वह अपरमेय होगा। तो मात्र एक ऑप्शन सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, क्वेश्चन में दिया गया है अगर Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। जैसे क्वेश्चन है, पढ़े एक बार फिर से देखिए, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। क्वेश्चन में दे दिया है नहीं है, फिर फंसाने वाला वर्ड दे दिया, धनात्मक इन्हें जो धनात्मक विषम पूर्णांक खोज लेना है, टिक कर देना है। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है तो सम पूर्णांक खोजना है। अब देखिए Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक ये सब में से कौन नहीं है। हम ये ऐसा ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सम संख्या, देखिए 8 एक सम संख्या, कोई भी सम संख्या के साथ कोई भी धनात्मक पूर्णांक को आप गुणा कर रहे हैं तो वह हमेशा सम संख्या होता है। आप देखिए अगर सम संख्या जैसे मान लीजिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ऐसे मान लीजिए ऐसे जाएगा, ये सब सम संख्या हुआ। जैसे 8 के, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो हम ऑप्शन के अनुसार इसमें सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन में देखिए, जैसे कोई हम लोग अभी पढ़े हैं थोड़ा देर पहले, या अभी फिर से मुझे देखना है, यहाँ पे 8Q + 1 दिया हुआ है। तो 8 एक सम संख्या है और सम संख्या में कोई भी संख्या को आप गुणा करते हैं, कोई भी पूर्णांक को गुणा करते हैं तो वो हमेशा सम संख्या होता है। जैसे देखिए 8 में 1 को गुणा किया तो 8 एकम 8, 8 में 2 को गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, सम संख्या है। और इस सम संख्या में अगर कोई विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 16 में 1 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। फिर देखिए 24 में 1 जोड़ेंगे 25। तो कोई भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ रहे हैं तो वह हमेशा विषम संख्या होता है। तो मुझे खोजना है विषम पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये तो सम पूर्णांक में विषम पूर्णांक जोड़ रहे हैं तो ये तो विषम पूर्णांक हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये सम पूर्णांक में अगर हम जैसे मान लीजिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 लिए, तो सम पूर्णांक में अगर हम सम संख्या जोड़ते हैं तो देखिए सम पूर्णांक का 8 4 12, फिर सम संख्या 4 जोड़े क्योंकि सम में 4 जुड़ा हुआ तो 16 4 20 हो गया। फिर इसमें भी 4 जोड़े हैं तो 24 और 4 28 हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए Q बोलेगा सर, Q की जगह पे क्या दिए, तो Q की जगह पर हम 1 2 3 दिए, Q 8 एकम 8, फिर Q की जगह पर 2 दिया 8 दूनी 16, फिर Q की जगह पर 3 दिया। ऐसे करके हम कितनों ले सकते हैं। देखिए 8 एकम 8, 8 4 12 हो गया, 8 दूनी 16 4 20 हो गया। देखिए जितना आ रहा है सब सम संख्या आ रहा है, तो ऐसे करके सम संख्या आ रहा है। हमें खोजना है विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं मतलब हमें सम संख्या खोजना है। तो 100% ये सम पूर्णांक होगा, कोई विषम पूर्णांक नहीं है तो वो सम पूर्णांक होगा। आप क्लियर अभी देखिए, अभी जस्ट हमने बोले हैं कोई सम पूर्णांक में अगर आप विषम संख्या जोड़ रहे हैं, जैसे 1 जोड़ रहे हैं विषम संख्या में, तो वो विषम पूर्णांक होता था। उसी टाइप से ये सम पूर्णांक है और सम पूर्णांक में विषम पूर्णांक 3 भी तो विषम पूर्णांक है। जिसे 8 एकम 8 इसमें भी हम देख लीजिए, एगो दिखा देते आपको वैसे सोच लीजिएगा। और 3 जोड़े तो देखिए 8 एकम 8 में 3 जोड़े तो आपके 11 हो रहा है, विषम पूर्णांक हो रहा है। लेकिन मुझे विषम पूर्णांक नहीं है खोजना है, ये विषम पूर्णांक आ रहा है, मतलब ये विषम पूर्णांक है तो ऐसा नहीं होगा। मुझे तो विषम पूर्णांक नहीं खोज रहा है। यहाँ भी देखिए सेम इसी प्रकार से सम संख्या जोड़ रहे हैं। कोई भी सम संख्या में अगर आप विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो वह हमेशा विषम संख्या नहीं होगा, क्योंकि 8 एक सम संख्या है और Q एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो Q से अगर 8 में गुणा करेंगे तो ये ओवरऑल सम पूर्णांक है। और सम पूर्णांक में जैसे देखिए हम 8 की जगह पर इस बार 2 ले रहे हैं, कोई Q की जगह पर कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं और उसमें 7 जोड़ रहे हैं। तो देखिए 8 दूनी 16 और 7, 16 7 23 हो गया। देखिए विषम पूर्णांक आया। तो मुझे विषम पूर्णांक खोजना नहीं था, मुझे खोजना था सम पूर्णांक। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। हमें खोजना है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसके लिए सबसे पहले एक थ्योरी है, उसे ध्यान रखिएगा। अगर कोई संख्या P/Q के रूप का हो और Q के
इसका, और Q के आभाज्य गुणनफल में, P से कोई मतलब नहीं, Q के आभाज्य गुणनफल में अगर केवल 2 या 5, 2 जितना हो सकता है 5 जितना हो सकता है, केवल 2 या 5 या केवल 2 या केवल 5 हो Q के आभाज्य गुणनफल में, तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर 2 और 5 के अलावा एक भी वर्ड एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए 3 आ गया, तो जैसे 2 और 5 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड आ गया तो उसका दशमलव प्रसार आसान हो जाएगा। हमें ध्यान में रखना इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कोई भिन्न P बाई Q के रूप में है तब बोला जाएगा आपको ध्यान करें कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या आसान। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम Q मतलब नीचे वाला, देखिए यहाँ पे P ऊपर Q नीचे, तो Q के आभाज्य गुणनफल निकालेंगे। अगर Q के आभाज्य गुणनफल में केवल 2 हैं या केवल 5 हैं या 2 और 5 दोनों हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया, जैसे 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, कुछ और आ गया, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो अभी हम सबका ट्राई करते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका अशांत है। क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, हमें शांत खोजना है। तो हम Q का आभाज्य गुणनफल निकालेंगे। अभी 1600 का आभाज्य गुणनफल निकालते हैं। तो देखिएगा 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2 100 का यहाँ से निकाल रहे हैं, थोड़ा इधर जगह नहीं था इसलिए। 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 5 1 25। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1600 के आभाज्य गुणनफल में, यहाँ पे हम 1600 बराबर लिख रहे हैं, तो 1600 के आभाज्य गुणनफल में आप देख सकते हैं 2 2 2 2 4 2 6 को 2 हैं, 6 को 2 हैं और 2 को 5 हैं। मतलब Q के आभाज्य गुणनफल में केवल 2 और 5 ही हैं। हमने अभी जस्ट बताया है अगर किसी भिन्न के आभाज्य गुणनफल में केवल 2 और 5 हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। अब बोलिएगा इसका जो करना है इसका शांत है या आसान, तो 210 का हम Q का आभाज्य गुणनफल करेंगे, मतलब नीचे वाला का आभाज्य गुणनफल करेंगे। तो करिए नीचे वाला का आभाज्य गुणनफल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पे 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर 5 सत्ते 35। आप देख सकते हैं यहाँ पे 210 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। तो हमने अभी जस्ट बोले अगर Q के आभाज्य गुणनफल में केवल 2 और 5 है तब ये दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यहाँ पे Q के नीचे वाला का आभाज्य गुणनफल में 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ गया, तो अगर कोई अदर संख्या आ गया दशमलव प्रसार में, मतलब Q के आभाज्य गुणनफल में, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। मतलब मुझे खोजना है शांत, लेकिन यह अशांत हो गया तो इसको छोड़ दिया है। फिर आप बोलिएगा सर 88 को चेक करिए, तो 88 को देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर यहाँ पे 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2। आप देखिए 88 इसके बराबर हम देखिए ध्यान से, 88 इक्वल टू 3 को 2, फिर यहाँ पे 8 हो गया, नहीं 11 हो गया, 11 हो गया। तो देखिए 2 हमने बोले थे केवल 2 भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा अदर संख्या तो आ गया 11, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार अशांत होगा। हमें शांत खोजना है। और यहाँ पे देखिए 75 का निकाल के देखिए, तो यहाँ पे 3 25 या 75 शुरू में दिख गया 3, यहाँ पे भले 5 25 आ रहा है लेकिन शुरू में 3 दिख गया, तो 5 के अलावा 3 भी आ गया, इसीलिए इसका भी दशमलव प्रसार अशांत होगा। वैसे अगर क्लियर लिखना चाहिएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 5। देखिए 5 के अलावा 3 भी हैं, तो 2 रहे 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे तो दशमलव प्रसार शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया तो दशमलव प्रसार अशांत होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 धन पूर्णांकों A और B, यहाँ पे 2 धन पूर्णांक हैं A और B। A और B कोई 2 धन पूर्णांक के लिए मौसा ऑफ A, B, मतलब A और B के महत्तम समावर्त गुने लॉसा ऑफ A, B, मतलब A और B के लघुत्तम समावर्त है, बट्टा AB किसके बराबर होगा। आप लोग एक थ्योरी पढ़े होंगे, लॉसा गुने मौसा
मौसा बराबर ए गुना बी। ए बी कहने का मतलब जिन दो संख्या का लॉस निकाल रहे हो और जिन दो संख्या का मौसा निकाल रहे हो उन दो लॉस आंसर जो आया उसका और मौसा जो आंसर आया उन दोनों का गुणनफल, जिन दो संख्या का लॉस और मौसा निकाल रहे हो उसके गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर हम लॉस निकाल रहे हैं ए बी का, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ए बी लिख देते हैं, यहाँ भी मौसा निकाल रहे हैं ए बी का तो ए बी यहाँ पे लिख देते हैं। और ये दोनों संख्या जो लॉस गुने मौसा बराबर होता है दोनों संख्या का गुणनफल, लॉस गुने मौसा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। तो हमने लॉस ए बी का निकाले, मौसा ए बी का निकाले, ये दोनों का गुणनफल बराबर ए गुना बी। अच्छा ये तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, मुझे निकालना है क्या, लॉस गुने लॉस ऑफ ए कोमा बी, ये फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ ए कोमा बी गुने मौसा ऑफ ए कोमा बी। देखिए डायरेक्ट हम आंसर ला लेते हैं, इसके गुना में नहीं पूछा तो हम अपना मन से एक दे सकते हैं, हमने अपना मन से एक दे दिया। अब देखिए ये टोटल ए बी इधर गुना में है, इधर आएगा भाग, इधर भाग में ए गुना बी मतलब ए बराबर में इधर क्या बचा, एक बचा, मतलब यही इसी का आंसर पूछा जा रहा है, मौसा गुना ए गुना बी, मौसा ऑफ ए गुना बी गुना लॉस ऑफ ए गुना बी बट्टा ए बी। हम आगे पीछे लिख दिए, गुना में आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉस ऑफ ए गुना बी गुने मौसा ऑफ ए गुना बी बट्टा ए बी किसके बराबर होगा, 1 के, तो 1 किधर ऑप्शन है, अभी हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथम को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी लिखा जाता है। तो यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a 72 है, q 8 है तथा r 0 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग सब जानते हैं भाग एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां r 0 से b तक होता है ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a 72 और b कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन q दिया हुआ है 8 और r 0 है, जो जहां पे दिया हुआ था इस भाग एल्गोरिथम में हम ले रखेंगे। अब देखिए प्रोसेस बढ़ा रहे हैं, 72 इज इक्वल टू 8 गुना बी 8 बी, जीरो जोड़ने घटाने से कोई दिक्कत नहीं होता इसलिए छोड़ दिया। ये 8 इधर गुना में इधर आएगा भाग में, इसलिए b बराबर 72 बटा 8, 8 9 72, तो b का मान कितना आ गया 9, इसलिए b बराबर कितना आ गया 9, क्योंकि 8 9 72 कर गया, तो b बराबर 9 डायरेक्ट आंसर आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या, कहीं भी अगर यौगिक संख्या पूछा जाए, यौगिक संख्या को इंग्लिश में कंपाउंड नंबर कहा जाता है। कंपाउंड नंबर मीन्स भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, जिन संख्या में, जैसे 11 एक संख्या, तो जिन संख्या में स्वयं मतलब 11 को और एक को छोड़ कोई और संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या। क्या 11 में 11 और 1 के अलावा कोई और संख्या से भाग लगता है, नहीं लगेगा, नहीं किसी भी संख्या में भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा मतलब यह अभाज्य संख्या होगा। अब मुझे कंपाउंड नंबर मतलब यौगिक संख्या खोजना है, यौगिक संख्या को बोला जाता है भाज्य संख्या, यौगिक संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है। तो भाज्य संख्या मतलब जिन संख्या में स्वयं और एक को छोड़कर कोई और संख्या से भी भाग लगे। तो देखिए इसमें स्वयं और एक को छोड़कर 3 से भी भाग लग रहा है, 3 7 21, 7 से भी लग रहा है 7 या 21, तो ये भाज्य संख्या हो गया। लेकिन फिर 31 में देखिए 31 और 1 के अलावा कोई और संख्या से नहीं लग रहा है, तो मतलब ये अभाज्य संख्या हो गया। 41 में भी देखिए 41 और 1 के अलावा कोई और संख्या से भाग नहीं लग रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गया। जिन संख्या में स्वयं और एक को छोड़ के कोई और संख्या से भी भाग लगे वह भाज्य संख्या, जिसमें नहीं लगे वह अभाज्य संख्या। यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या, यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है यदि p और q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसा होगा। तो p और q दो अभाज्य संख्या, हम लोग देखिए वैसे तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी दो अभाज्य संख्या का अगर मौसा बोलेगा ज्ञात करने के लिए, अगर a और b दो अभाज्य संख्या उसका मौसा बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा आंसर एक ही होगा। आप नहीं परमाने हैं तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए 2 एक अभाज्य संख्या 1 3 है, इसका मौसा आप भागे विधि से निकालिए, 2 1 कम 2 हुआ 1, फिर 1 2 में 2 लगा, देखिए पूरे 1 से कटा है तो मौसा बराबर 1 हुआ कि नहीं हुआ।
तो कहीं भी दो आभास संख्या का अगर 900 बोलेगा तो बिना कुछ सोचे समझे एक मार दीजिएगा। कहीं दो आभास संख्या का अगर 900 बोलेगा तो बिना कुछ सोचे समझे एक मार देना है। और हम अगला क्लास में अगला वीडियो देखेंगे, आगे और विशेष तरह के प्रश्नों पे चर्चा किया जाएगा। आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।